हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें हमने स्टार्टिंग के जो फंडामेंटल राइट थे वो कवर कर लिए थे। फंडामेंटल राइट मैंने बताया था ये कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ये कंसेप्ट लिया गया है। वहाँ से एज इट इज़ हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसे कॉपी कर लिया है। और जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल कितने हैं, 395 आर्टिकल्स हैं हमारे। और इसमें से 3 से भाग पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं कि जो इंडिया में जन्म लेते ही हर बच्चे को ये कुछ अधिकार लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हर बच्चे को, चाहे वो अमीर का है चाहे गरीब का है, ये अधिकार अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं क्योंकि उसने इंडिया में जन्म लिया है। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये हर पढ़े लिखे इंसान को पता होने चाहिए कि हमारे इंडिया में पैदा होने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या अधिकार देता है। अगर हमें अधिकारों का पता होगा तभी तो हम, अगर कोई हमारे अधिकार छीनता है तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन ले पाएंगे। लेकिन जब हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे अधिकार क्या है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या राइट्स देता है तो हम इनके खिलाफ लड़ ही नहीं सकते। इनका सीधी सुनवाई ये क्या है, ये आम आदमी के हक की बात करते हैं। अगर कोई भी गवर्नमेंट है या कोई भी बड़ा आदमी, चाहे वो अमीर है, कितना ही अमीर क्यों ना हो, चाहे देश की गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, अगर ये हमारे अधिकार अगर वो छीनती है तो हमारा सीधा रास्ता कहाँ पे खुलता है, सुप्रीम कोर्ट इसके बीच में आएगा और हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा। तो ये चीजें हमने पढ़ना स्टार्ट की थी और ये एक पढ़े लिखे इंसान को ही इनका ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। ये हमने आर्टिकल 12 पढ़ लिया था, 13 पढ़ लिया था। उसके बाद जो है राइट टू इक्वालिटी स्टार्ट हुआ था, राइट टू इक्वालिटी। इसमें हमने आर्टिकल पढ़े थे, आर्टिकल 14 से लेके और 18 तक। जो आर्टिकल 14 से 14, 15, 16, 17 और 18, ये जो 5 आर्टिकल हैं ये हमें क्या दिखाते हैं, इक्वालिटी, समानता का अधिकार, कि इंडिया में सबको समानता का अधिकार। और किस किस फील्ड में समानता का अधिकार है ये मैंने कल की वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था, बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल लैंग्वेज में। उसके बाद हमारा शुरू होता है फर्स्ट, सेकेंड शुरू होता है हमारा राइट टू फ्रीडम। ये हमारे आर्टिकल्स 18 के बाद क्या होता है शुरू, 19 से लेके 22 तक जो है वो हमारी फ्रीडम की बात करते हैं, हमारी आज़ादी की बात करते हैं। किस किस चीज़ में आज़ादी, कैसी आज़ादी, किस बात की आज़ादी, बोलने की, खाने की, पीने की, इन क्या क्या चीज़ों की हम आज़ादी है हमें इंडिया में कि हम बिना किसी रोक टोक के हम कर सकते हैं। ये हमने कल आर्टिकल, इसमें से आर्टिकल 19 को कवर कर लिया था। 19 के सब पार्ट भी थे, 19A था, 19B, C, D, E, F पहले होता था, लेकिन अब यहाँ से ये संपत्ति का अधिकार कहाँ चला गया है, कानूनी अधिकार में। ये खत्म नहीं किया, लेकिन इसका क्या है, सिर्फ रूप बदल दिया है। ये फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकार से किस में चला गया है, कानूनी अधिकार में चला गया है। मतलब ये अब नहीं मिल सकता हमें। अब ये मर्जी होगी पेरेंट्स की संपत्ति के अधिकार की कि वो चाहे तो अपने बेटे को अपना प्रॉपर्टी दे और ना चाहे तो ना दे। और जो जी में आए वो रोजगार हम कर सकते हैं। इंडिया में हमें पूरी फ्रीडम है कि हमारी जो मन में आता है, हम जॉब करना चाहे तो जॉब करें, हम कोई बिजनेस करना चाहे तो बिजनेस करें। यहाँ तक का टॉपिक जो है कल की वीडियो में मैंने कवर कर दिया था। आज हम 19 पूरा कर लिया था हमने, राइट टू फ्रीडम। आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 20 से 22 तक। अब आर्टिकल 20 में क्या लिखा है, आज हम आर्टिकल 20 के बारे में जानेंगे। आर्टिकल 20 हमें कहता है अपराध के बारे में है, ये अपराध सिद्धि, दोष सिद्धि हमारे। आर्टिकल 20 क्या है, दोष सिद्धि के बारे में है। अब ये दोष सिद्धि क्या है, देखो मान लो किसी इंसान ने कोई भी क्राइम कर दिया है इंडिया में तो उसे सजा कब तक नहीं मिल सकती। उसे मान लो किसी ने कोई क्राइम कर दिया है और उसे अदालत में लेके जाता है या जेल में लेके जाया जाता है, उस आदमी को तब तक सजा नहीं मिल सकती जब तक उसका दोष जो है सिद्ध नहीं हो जाता। हमारे इंडिया में सबको पता है, कई बार ऐसा होता है पैसे के दम पे बहुत कोई बड़े से बड़ा क्राइम कर देते हैं और पैसे के दम पे वो बाहर भी छूट जाते हैं। सबको देखा होता है, सबको पता भी होता है कि इसने क्राइम किया है, जब तक उसकी दोष सिद्धि नहीं हो जाती, दोष सिद्ध नहीं हो पाता, उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देने आता या कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है तो उसको सजा नहीं मिल पाती है। तो ये चीज क्या है, जब तक किसी भी आदमी का दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक क्या है, हम उसे सजा नहीं दे सकते। और एक तरीके से देखें, जो बड़े बड़े लोग हैं वो बच भी जाते हैं, पैसे के दम पे भाग जाते हैं, दूसरे विदेश में चले जाते हैं क्राइम करके, अपने पैसे के दम पे बच जाते हैं। लेकिन अगर आम आदमी की बात यहाँ से देखें तो ये नेगेटिव लगता है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से इसका पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि अगर मान लो किसी व्यक्ति ने कोई भी दोष नहीं किया है और राह चलते किसी को भी पकड़ के पुलिस ले जाए और उसे मारे पीटे और जबरदस्ती दिलवाए कि हाँ ये अपराध मैंने किया है, तो ये क्या है, आम आदमी को
फंसा भी सकता है। बड़े आदमी तो बच सकते हैं, इसके प्रभाव से बच जाते हैं, अपने पैसे के दम पे बच जाते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी गवाही देने नहीं आता। लेकिन आम आदमी जिसकी बैक स्ट्रोंग नहीं है, तो कोई भी क्राइम करेगा, पुलिस किसी को भी उठा के 2 डंडे मार के उसे ये मजबूर कर देगी कि वो अपना जुर्म जो है कबूल कर ले। लेकिन अगर उसके खिलाफ कोई भी गवाही नहीं देता है, उस आम आदमी के खिलाफ भी उसका दोष सिद्ध नहीं हो पाता है। कई बार होता है, बहुत बेकसूर लोग फंस जाते हैं इसके अकॉर्डिंग, लेकिन उनकी जब दोष सिद्धि नहीं हो जाती तो क्या है, वो छुट भी जाता है। तो ये एक तरफ पॉजिटिव साइन भी दिखा देता है। इसकी भी कुछ कंडीशन होती है, अपराध दोष सिद्धि होने के बाद कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके अकॉर्डिंग पुलिस को काम करना होता है। इसमें क्या है, मान लो किसी आदमी ने कोई भी जुर्म कर दिया है, मान लो वो जुर्म किया है उसने 1995 में, उस टाइम पे उस दोस्त की सजा 2 महीने है, ठीक है, 2 मंथ है, और इसका फैसला ये हम सबको पता है, अगर एक बार केस चल जाता है तो उसे अगली तारीख पे तारीख मिलती हुई क्या है, उसे कई साल निकल जाते हैं एक केस का फैसला आने में। तो इसके अकॉर्डिंग मान लो किसी ने 1995 में कोई क्राइम कर दिया, कोई चोरी कर ली है, और उस टाइम पे 1995 में उसकी सजा क्या है, 2 महीने की सजा है उस क्राइम की जो उस आदमी ने किया है। तो ये केस लंबा चला, मान लो इसका फैसला 2020 में आया, 2020 में इस केस का फैसला हुआ, इतना लंबा केस चल जाता है आराम से। अगर इस टाइम पे उसकी सजा 2 साल हो गई है, तो उस आदमी को 2 साल की सजा नहीं मिलेगी। उसे किस टाइम की सजा मिलेगी, उसे 2 महीने की ही सजा मिलेगी, क्योंकि जिस टाइम पे उसने क्राइम किया था उस टाइम पे उसकी सजा क्या थी, 2 महीने थी। उसे 2 साल नहीं, उसे सिर्फ 2 महीने की ही सजा मिलेगी। ये क्लियर हो गए ये पॉइंट। उसके बाद क्या है, अगर कोई जबरदस्ती गवाही दिलवाना चाहे, मान लो किसी ने, पुलिस ने पकड़ लिया, फर्स्ट मैंने बता दिया कि जिस टाइम पे जो भी सजा का प्रावधान है उसे वही मिलेगी। सेकंड नंबर पे क्या है, गवाही, जबरदस्ती नहीं। पुलिस है, मान लो किसी आदमी को पकड़ के ले जाती है और वो उसे मारे पीटे डंडे से कि और ये बोले कि अपने खिलाफ गवाही दो, तो पुलिस कोई भी अपने खिलाफ गवाही देने पे मजबूर नहीं कर सकती। और मान लो पुलिस ने अपने पुलिस डिपार्टमेंट में ले जाके उसे मारा पीटा और उस आदमी ने लिख के दे दिया कि हाँ ये क्राइम मैंने किया है, लेकिन जब वो मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने पेश होगा, और उस टाइम पे वो मुकर भी सकता है और बोल सकता है कि मुझसे क्या है, जबरदस्ती से गवाही दिलवाई है और मैंने ये क्राइम नहीं किया है, लेकिन उन्होंने मुझे मारा पीटा है, इस वजह से मैंने ये रिटर्न में दे दिया है। तो ये मजिस्ट्रेट के सामने जाके पलट भी सकता है अपनी बात से। इसलिए बोला जाता है कि जो पुलिस के सामने गवाही दी जाती है उसको कभी नहीं माना जाता, उसके लिए अलग से प्रूफ देने पड़ते हैं। तो कोई भी जो भी पुलिस है वो किसी भी आदमी को अपने ही खिलाफ गवाही देने पे मजबूर नहीं कर सकती। तीसरी जो बात है कि एक क्राइम के लिए एक बार सजा। मान लो किसी ने पॉकेट मार दी, किसी की बटुआ चुरा लिया और उसे थाने में ले जाया गया, पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे 10 दिन की सजा दे दी एक बटुआ चुराने की, तो 10 दिन के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। और ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन के बाद किसी पुलिस वाले ने उसी पॉकेट मार को देख लिया और उसे दोबारा से बंद कर दिया कि चलो तूने 10 दिन पहले पॉकेट मारी थी तो चलो आज फिर दोबारा तुम्हें उसके लिए सजा देते हैं। ऐसा नहीं होगा। एक क्राइम किए है उसके लिए एक बार अगर सजा मिल जाती है तो वो सफिशिएंट है। उसके बाद उसी क्राइम के लिए, हाँ अगर वो दूसरा कोई क्राइम करता है उसके लिए सजा मिलेगी, लेकिन जो क्राइम वो कर चुका है और उसके लिए सजा भुगत चुका है, उसी क्राइम के लिए उसे दोबारा से सजा नहीं मिलेगी। तो ये चीजें क्या है, हमारे अपराध दोष सिद्धि के बाद हमारे ये होती है, अपराध से रिलेटेड नहीं है हमारी। उसके बाद क्या है, आर्टिकल 20 में ये 3 बातें लिखी हुई हैं। आर्टिकल 20 जो है ये हमारे जीवन की रक्षा करता है, हमारी निजता का अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है इसमें, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और इसे क्या बोल सकते हैं हम, निजता का अधिकार। निजता का अधिकार इसमें क्या है, इसमें है कि हमारी मर्जी है, हम अपनी मर्जी अपने घर में बैठ के कैसे भी खाए पिए नहाए सोएं, कुछ भी करें, अपनी लाइफ में हम कुछ भी करें, ये अधिकार हमसे कभी नहीं छीना जाएगा। जीवन जीने का अधिकार है, इसका मतलब क्या है, जीवन जीने का हमें पूरा अधिकार है। हमारे अगर मान लो इंडिया पे कोई भी संकट आता है, वॉर होती है, तो हमारे ये सारे मौलिक अधिकार जो है छीने जा सकते हैं कुछ कंडीशन में, हमेशा नहीं। ये नहीं है कि सरकार ने अपनी मर्जी से कभी भी फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया, कुछ कंडीशंस होती है। आपातकाल लगा हो, अगर विदेशी हम पे अटैक कर देते हैं, बाहर की कंट्री से हमारी लड़ाई हो, तो कुछ इस कंडीशन में जो है हमारे मौलिक अधिकार छीन सकती है गवर्नमेंट। लेकिन जो आर्टिकल 21 है ये कभी नहीं छीना जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये जीवन जीने का अधिकार है, सांस लेने का अधिकार है, हमारे जिंदा रहने का अधिकार है, ये हमें से कोई नहीं छीन सकता। अभी इसका बेस्ट एग्जांपल कोरोना आप सबके सामने आया है।
देखो सारे अधिकार हमसे छीन ले गए। हमें बाहर घूमने की स्वतंत्रता नहीं थी, हमें बाहर से कुछ सामान लेने की स्वतंत्रता नहीं थी, काम करने की स्वतंत्रता नहीं थी, कोई भी हमसे सारे मौलिक अधिकार हमारे छीन चुके थे। लेकिन हमारा जो सांस लेने का अधिकार था, अपने घर में हम कुछ भी करें, हम सांस ले रहे थे, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि ये ऑर्डर पास नहीं हुआ कि यहाँ पे कोरोना ज़्यादा फैल गया है तो यहाँ के सारे आदमियों को मार दो। ऐसी सिचुएशन इंडिया में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है कि हमें सांस लेने का पूरा अधिकार है। अब गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती कि मान लो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कुछ लोग तो इंडिया में ऐसे हैं जो सारा दिन जो नशा करते हैं और जो 1 रुपए का भी काम नहीं करते, वो देश के लिए एक दीमक का काम करते हैं, लेकिन उनकी भी क्या है, उनकी भी लाइफ की इंडिया में इम्पोर्टेंस है। वो लोग भी क्या है जिनका कोई घर परिवार नहीं है, जो आपने देखा होगा ना फुटपाथ पे ड्रिंक करके या नशे करके वहीं पे पड़े रहते हैं, वो आदमी कोई काम नहीं करते, इंडिया की जीडीपी में कोई भी योगदान नहीं है, वो सिर्फ मांग के या दूसरे की पॉकेट मार के ऐसे अपना गुजारा कर लेते हैं, सारा दिन नशे में रहते हैं। वो हमारे देश के लिए एक दीमक का काम करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उनकी लाइफ की भी इतनी ही इंपॉर्टेंस देता है जितनी वो आम आदमी की, जो आदमी कमा रहा है और टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को, उसकी भी लाइफ की इतनी ही इम्पोर्टेंट है। हम उन्हें भी नहीं मार सकते। गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि जो कोई भी कुछ कमा नहीं रहे या जो फुटपाथ पे पड़े हैं उन सबको मार दो, क्योंकि क्या है, आर्टिकल 21 जो है हमारे प्राणों की रक्षा करता है। ये हमसे ये अधिकार कभी नहीं छीन सकता। इंडिया में कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना लग जाए, अब कोरोना के टाइम पे बहुत इमरजेंसी लगी, सब कुछ हुआ, लेकिन हमारी सांस लेने का अधिकार किसी ने नहीं रोका। सरकार ये ऐसा नहीं कर सकती। कुछ भी दुनिया पे हो जाए तो एक आर्टिकल 20 और 21 हमसे कभी नहीं छीने जा सकते। 20 क्या है, हमारे अपराध से रिलेटेड है कि हमें ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा, उठाएगा और पकड़ेगा और जेल में डाल देगा। उसके लिए कंडीशन है, पहले 2 सिद्धि होना बहुत जरूरी है। जब तक क्राइम हमारा सिद्ध नहीं हो जाता तब तक हमें सजा बिल्कुल नहीं हो सकती। और सजा कैसे होगी, ये 3 चीजें मैंने अभी बता दी हैं। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है, हमारी सांस लेने का अधिकार है, हमारी अपनी मर्जी, हमारी जिंदगी का अधिकार है, इसे नहीं ले सकता। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये और बोला कि इंडिया में सिर्फ आदमियों का नहीं, जानवरों का भी जो है जीवन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जानवरों का संरक्षण कि जितनी इंपॉर्टेंस आदमी की जान की है उतनी ही इंपॉर्टेंस किसकी है, जानवरों की भी है। जानवरों की रक्षा के लिए भी इसलिए तो ये कानून पास किए जाते हैं कि गौ हत्या नहीं करनी चाहिए, जानवरों को नहीं मारना चाहिए। देखो जानवरों को अगर कोई भी मार देता है और पता लग जाता है तो उसके खिलाफ क्या है, सख्त कार्रवाई होती है और इसे सजा भी मिलती है। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि जितनी इम्पोर्टेंस आदमी की जिंदगी की है उतनी ही इम्पोर्टेंस किसकी है, जानवरों की लाइफ की भी है। इसके बाद इसमें एक और आर्टिकल ऐड किया गया 21A। 21A देखो ए आया है तो इसका मतलब क्या है, इसे आर्टिकल किसी अमेंडमेंट से जोड़ा होगा। और ये कौन सा अमेंडमेंट था, 86वां 86वां संविधान संशोधन था जब इसको जोड़ा गया था। और ये क्या है, ये राइट टू एजुकेशन, RTE, राइट टू एजुकेशन, ये राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। ये हमारा फंडामेंटल राइट था, बन चुका है। पहले क्या था, ये एक मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज थी, कर्तव्य था एक पेरेंट्स का कि वो अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई, अच्छा वातावरण दे जिससे वो आगे लाइफ में बढ़ सके। लेकिन जब ये देखा बहुत पेरेंट्स तो अपने बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है, तो वो क्या करवाते हैं, उनसे काम करवाना शुरू कर देते हैं। तो फिर ये 86वां संविधान संशोधन किया गया। उसके अकॉर्डिंग 6 से 14 साल, 6 से 14 ईयर्स, यानी फर्स्ट से लेके 8th क्लास तक के बच्चे को शिक्षा देना क्या है, कंपलसरी है। ये फंडामेंटल राइट है। अगर किसी भी बच्चे के पेरेंट्स अगर उसे 8वीं तक की भी शिक्षा नहीं देते हैं और कोई भी बच्चा इन चीज़ों से अवेयर है कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, इसे मेरे पेरेंट्स भी नहीं छीन सकते, तो वो सीधा कहाँ पे जा सकता है, वो कोर्ट में जा सकता है, अपने माता पिता के खिलाफ केस कर सकता है कि मेरे माता पिता मुझे पढ़ा नहीं रहे हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये 6 से 14 साल तक, और ये फ्री शिक्षा देती है। आप 6 से 14 साल 8वीं क्लास तक किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में आप जाके एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन आपको हर हाल में दिया जाएगा, कोई आपको एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकता। वहाँ पे आपकी एजुकेशन जो होगी वो बिल्कुल फ्री होगी, और 6 से 14 साल के बीच में। अब नई जो एजुकेशन पॉलिसी आएगी अभी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ 6 साल की बजाय कहाँ से बच्चे शुरू कर दिए हैं, प्री प्राइमरी भी इसमें ऐड कर दी जाएगी और इसमें 3 साल से 14 साल के बच्चों को शिक्षा फ्री दी जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी लागू होगी इंडिया में, उसके अकॉर्डिंग। अब ये देखो, अगर मान लो कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है और वो मान लो 12 साल का है,
अब 12 साल का बच्चा अभी तक नहीं पढ़ा, वो 12 साल का हो गया, काम धंधे में उसके पेरेंट्स ने लगा रखा है या वो अवेयर ही नहीं था, और 12 साल में उसे पता लगता है कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए और उसका इंटरेस्ट जागता है कि पढ़ने में, और वो किसी भी सरकारी स्कूल में आएगा, तो उसे ना फर्स्ट क्लास में LKG UKG में एडमिशन नहीं मिलेगा, उसको उसकी एज के अकॉर्डिंग एडमिशन मिलेगा। मान लो 12 साल का बच्चा अगर मान लो 7th क्लास में होगा, तो इस 7th क्लास में ही इसको एडमिशन दिया जाएगा, चाहे इसे कुछ लिखना पढ़ना है, 1 2 3 कुछ भी नहीं आता है, लेकिन इसकी एज के अकॉर्डिंग इसे दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया सरकार ने, गवर्नमेंट ने? क्योंकि अगर 12 साल का बच्चे को पहली क्लास में बिठा देंगे, फर्स्ट क्लास में एडमिशन दे दें, तो जब तक ये 8th पास करेगा, जब तक तो ये 20-21 साल का हो जाएगा। लेकिन सरकार हमारी कहाँ तक जिम्मेवारी लेती है, हमारी हर इंडियंस की जिम्मेवारी कहाँ तक लेती है, एजुकेशन की, फ्री एजुकेशन की 6 से 14 साल के बीच में। इसलिए ये है कि 7th में इसे एडमिशन देके, 6th 7th में एडमिशन देके इसकी एज के अकॉर्डिंग, और इसे 14 साल में 8th पास करवा के यहाँ से निकालना है गवर्नमेंट स्कूल से। तो ये चीजें जो हैं, अब इसे कुछ भी नहीं आता, मान लो ये 6th क्लास में बैठ गया ये बच्चा, इसे कुछ भी नहीं आ रहा 6th क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसे तो कुछ भी लिखना भी नहीं आता और ना पढ़ना आता है, तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे पिछला सारा कवर करवाएगा। और टीचर ऐसे नहीं है कि उसे एक्स्ट्रा टाइम में रोक सकता है कि 2 बजे स्कूल का ऑफ हो गया और 2 बजे के बाद उसे रोक के वो पिछली क्लास का बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। ये भी क्या है, ये कानून के खिलाफ है। उसे 2 बजे से ज्यादा हम उसे नहीं रोक सकते। जिस टाइम पे स्कूल का ऑफ होता है उसी टाइम के अकॉर्डिंग ही उसे पढ़ाना है, उसे उसकी क्लास का भी सिखाना और पिछला भी सिखाना है। तो राइट टू एजुकेशन हमारी ये टीचर के ऊपर इस तरीके से बर्डन आ जाता है हमारा। क्लियर हो गया ये? आर्टिकल 20 और 21 जो है हमारे कभी नहीं छीने जा सकते। कुछ कंडीशंस में आर्टिकल 20 भी छीन लिया जाएगा, लेकिन चाहे देश में कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना लग जाए, आर्टिकल 21 हमसे कभी नहीं छीना जा सकता। हमारे सांस लेने का, हमारे जिंदा रहने का अधिकार है, इसे कोई नहीं छीन सकता। ये क्लियर हो गया आपको 20, 21 और 21A राइट टू एजुकेशन वाला। उसके बाद आता है हमारा गिरफ्तारी। अगर मान लो किसी की गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी के संदर्भ में भी कुछ रूल बनाए गए हैं कि किस आदमी को हम अरेस्ट कर सकते हैं और किसको नहीं अरेस्ट कर सकते। आर्टिकल 21, 21 तक तो हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 22 क्या है? गिरफ्तारी के संदर्भ में, गिरफ्तारी के संदर्भ में इसमें क्या है, मान लो ये इंफॉर्मेशन होती है, सबके जासूस होते हैं ना, हर कंट्री की अपनी अपनी एक जासूस टीम होती है जो ये देखती है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है। तो गिरफ्तारी कैसे होगी? मान लो किसी आदमी कोई अपराध करने की सोच रहा है कि मुझे मुंबई में या दिल्ली में बम ब्लास्ट करने है, और जो हमारी खुफिया एजेंसी होती है और उन्हें इस बात की भनक लग जाती है कि ये आदमी यहाँ पे रुका हुआ है और ये आने वाले टाइम में 1-2 दिन में क्या है, बम ब्लास्ट करने वाला है या कुछ भारी नुकसान करने वाला है, इंडिया में दंगे फसाद करवाने वाला है। तो क्राइम करने से पहले देखो, आर्टिकल जो 20 था उसमें अपराध होने के बाद पुलिस उसे उठाएगी, लेकिन आर्टिकल 22 क्या है? आर्टिकल 22 कहता है अपराध हुआ नहीं है, अभी प्लानिंग चल रही है कि हम ये चीज करेंगे, उससे पहले ही अगर पुलिस को इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो वो उसे क्राइम करने से पहले ही उस बंदे को वहां से उठा लेगी और उसे कारण बताएगी। ऐसे ही नहीं है कि जाए 2 डंडे मारे और उसे उठा के लिए, पहले उसे जब गिरफ्तार करेंगे उसे सबसे पहले उसका रीजन बताएंगे, कारण बताएंगे कि तुम्हें क्यों उठाया जा रहा है, कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि तुम बम ब्लास्ट करने वाले हो इसलिए हम तुम्हें उठा रहे हैं। उठाने से पहले उसे सबसे पहले क्या बताएगी? उसे कारण बताएगी कि ये रीजन है आपको उठाने का। दूसरी बात, उसे अपने पसंद के वकील से बात करवाएगी, अपने वकील से बात। उसी टाइम वो बोलेगी कि आप अपने वकील से बात कर सकते हैं। मान लो कोई इनोसेंट है, वो कुछ सोच ही नहीं रहा, कुछ प्लानिंग ही नहीं कर रहा, उसके खिलाफ क्या है, गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो उसी टाइम वो क्या करेगा, उसे पुलिस परमिशन देगी कि आप अपने वकील से बात कर सकते हैं, तो उसी टाइम अपने वकील से बात कर पाएगा। फर्स्ट कंडीशन रीजन बताएगी, दूसरी कंडीशन अपने वकील से बात करवाएगी। तीसरा रीजन क्या है? अगर मान लो उसे हमने अरेस्ट किया है पुलिस ने कर्नाटका से या महाराष्ट्र से और उसे पेश करना है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, उसे दिल्ली लेके आ रहे हैं, तो 24 आवर्स के अंदर अंदर उसे हर हाल में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही करना है और इसमें आने जाने का टाइम नहीं लगेगा। मान लो किसी को पकड़ा ही केरला से है तो दिल्ली आते आते तो उसे बहुत टाइम लग जाएगा ना, फ्लाइट में भी आएगा तो 2-4 घंटे तो लग ही जाएंगे, और अगर बाई बस बाई रोड आ रहे हैं तो कई घंटे लग सकते हैं, 1-2 दिन भी लग सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, आने जाने के टाइम को कट करके जो बाकी टाइम बचता है
24 आवर्स के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। और मान लो वो आदमी दोषी सिद्ध हो जाता है कि हाँ ये आदमी बम ब्लास्ट करने वाला था, तो उसके अकॉर्डिंग उसे जेल में बंद रखेंगे। देखो अभी उसने क्राइम किया नहीं है, सिर्फ क्राइम करने की सोच रहा था, प्लानिंग थी उसकी, उससे पहले ही क्या है उसे पकड़ लिया गया, तो अब इसे जेल में बंद रखेंगे। अब सारी जिंदगी, क्योंकि उसने क्राइम तो किया ही नहीं था, सारी जिंदगी उसे जेल में बंद नहीं रख सकते। वो क्या करेंगे, सिर्फ मैक्सिमम 3 महीने के अंदर अंदर उन्हें क्या है 3 महीने के बाद उसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उन्हें लगता है कि 3 महीने के बाद छोड़ते ही ये बाहर जाके दोबारा ये प्लानिंग करेगा और ये इसके बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं है, या बहुत ज्यादा नुकसान ये कर सकता है किसी भी कंट्री का। या हम अपने इंडिया की बात करें कि इंडिया में ये जाके बम ब्लास्ट कर देगा, तो दोबारा से क्या है जूरी बिठाई जाएगी, जजेस वगैरह से डिस्कशन किया जाएगा, बहुत सोच समझ के दोबारा से इसे क्या है 3 महीने के लिए अंदर जेल में रखा जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि 3 महीने, अब देखो आतंकवादी टेररिस्ट जो है कोई माँ के पेट से पैदा कोई भी नहीं होता, हर कोई बच्चा ही होता है, लेकिन उसे कंडीशन ऐसी मिल जाती है, कई बार वो गलत रास्ते पे चला जाता है। ये 3 महीने और कुल मिला के 6 महीने का टाइम इसलिए होता है कि हो सकता है उसके माइंड में कुछ प्रॉब्लम रही हो जिसकी वजह से वो इस रास्ते पे आ गया है। 6 महीने जब वो अकेला जेल में रहता है, कुछ सोचता समझता है, तो उसका माइंड हो सकता है डाइवर्ट हो जाए, तो इसके बाद उसे क्या है यहाँ से छोड़ दिया जाता है। ये हमारे क्या हो गए, जो राइट टू फ्रीडम के जो आर्टिकल्स थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अब इससे आगे जो स्टार्ट होते हैं वो है शोषण के विरुद्ध हमारा। इससे आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 एंड 24 ये किसके हैं, ये हमारा थर्ड है, क्या, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब इसमें क्या है, आर्टिकल 23 कहता है अगर कोई इंडिया में किसी से जबरदस्ती ब्लात श्रम करवाता है, यानी बाल मजदूरी करवाता है, ब्लात श्रम, किसी का शोषण करता है, ब्लाश्रम मतलब जबरदस्ती कोई अपने घर पे काम करवाता है और कई कई घंटे काम करवाता है, ज्यादा मैक्सिमम आवर कितने होते हैं 8 आवर से ज्यादा कोई भी किसी को, चाहे कोई किसी के घर में नौकर ही क्यों ना हो, 8 घंटे से ज्यादा वो काम नहीं करवा सकता। कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, इनमें 8 घंटे से ज्यादा प्रावधान नहीं है। अगर मान लो कोई जबरदस्ती दिन रात अपने घर में काम करवा रहा है और उसे सैलरी के नाम पे बिल्कुल बहुत कम पैसे दे रहा है, तो एक तरीके से क्या है उसका शोषण हो रहा है ना काम करते टाइम। तो ये क्या है, अगर कोई भी आदमी अवेयर है कि मुझे ब्लाश्रम नहीं करना, कोई मुझे जरूरत से ज्यादा दिन रात काम करवा रहा है और मुझे पैसे वेतन जो है वो बहुत कम सैलरी दे रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो इसके आर्टिकल 23 के तहत क्या है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। आर्टिकल 24 क्या कहता है, जो 14 ईयर्स के बच्चे हैं उससे कम है उनसे क्या है हम मजदूरी नहीं करवा सकते, और उन्हें जो बम बनाने की फैक्ट्रियां होती हैं, पटाखे बनवाने की हैं, खदानें होती है, कोयले की खदानें होती हैं, ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे की हेल्थ पे बहुत ज्यादा नुकसान पड़ सकता है, वहाँ पे 14 साल से कम उम्र के बच्चों से हम काम नहीं करवा सकते। अब ये नहीं है कि 14 साल का बच्चा है और घर में अगर उसके मम्मी पापा बोल रहे हैं कि ये काम कर दो और वो इसके बारे में जानता है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और बोले कि मुझे तो काम करना ही नहीं है क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट है, वो फंडामेंटल राइट में नहीं आता। अपने घर का काम अगर उसके पेरेंट्स करवा रहे हैं तो वो कर सकता है, लेकिन बाहर किसी कंपनी में कोई भी उसका शोषण कर रहा है और उससे किसी खतरनाक जगह काम करवा रहा है, तो वो उसके क्या है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है और उसका हनन होता है उसके अधिकारों का, और वो चाहे तो अदालत में इस तरीके से जा सकता है कि ये आदमी मुझे यहाँ पे काम करवाता है। अगर कोई भी किसी की कंप्लेन कर देता है तो उसके अकॉर्डिंग भी उसके खिलाफ क्या है सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो ये चीजें क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमने आज 19 से लेके 20 से लेके और 24 तक हमने कवर कर लिए हैं। ये बहुत डिटेल में मैंने आपको समझा दिए। इससे आगे के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। थैंक यू वेरी मच।